विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, इसके चलते डीलिमिटेशन एक बार फिर से हॉट टॉपिक बन चुका है। इस एक्ट के अंडर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये रिजर्वेशन अगले डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। डीलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, ताकि हर क्षेत्र में पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी डीलिमिटेशन कमीशन कंडक्ट कराती है। इसकी खास बात यह है कि इसके डिसीजंस फाइनल्स होते हैं और कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम हो। भारत का पहला डीलिमिटेशन 1952 में हुआ था, जिसके तहत पूरे देश को पहली बार पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स अलॉकेट हुई और SC/ST रिजर्वेशन भी तय किया गया। यही हमारे मॉडर्न इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बना। फिर 1963 में दूसरा डीलिमिटेशन हुआ, जो कि 1961 के सेंसस पर आधारित था। इसमें बाउंड्रीज को अपडेट किया गया और कुछ राज्यों में सीट्स एडजस्ट की गई, ताकि पॉपुलेशन चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सके और रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बैलेंस्ड बने। तीसरा डीलिमिटेशन हुआ 1973 में, जो कि 1971 के सेंसस पर बेस्ड था। इसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों में सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया और रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश की गई। इसके बाद आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1976 में। कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के अंडर डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया, यानी ये डिसाइड किया गया कि 1971 के बाद सीट अलोकेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मेन रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, ताकि जो राज्य पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन में नुकसान ना हो, और जो स्टेट्स तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उन्हें अनफेयर एडवांटेज ना मिले। ये फ्रीज 2001 तक चला। फिर 84th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बदलाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जा सकता था, हालांकि टोटल सीट्स की संख्या सेम रखी गई। इसके बाद 2002 में नया डीलिमिटेशन कमीशन बना, जिसने 2008 तक अपना काम पूरा किया, और इस दौरान 87th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2001 के सेंसस डेटा का उपयोग किया गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को अपडेट किया गया, SC/ST रिजर्व सीट्स को रिवाइज किया गया और अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया। अब प्रेजेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे डीलिमिटेशन और सेंसस जैसे दो बड़े टाइम टेकिंग प्रोसेस के साथ जोड़ दिया गया है। विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब पहले पूरे देश में नया डीलिमिटेशन हो और उसके बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े भी आ जाए। अब यहाँ दिक्कत यह है कि ये दोनों ही स्टेप अपने आप में लंबा समय लेते हैं। अगर सेंसस की बात करें तो 2021 की जनगणना समय पर नहीं हो पाई, और अब जब ये शुरू होती भी है तो पूरे देश में डेटा कलेक्ट करने, वेरीफाई करने और फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने में काफ़ी समय लगता है। बिना अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा के डीलिमिटेशन करना प्रैक्टिकल नहीं माना जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के हिसाब से ही रीडिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद आता है डीलिमिटेशन प्रोसेस। ये सिर्फ मैप पर लाइंस खींचने का काम नहीं है, बल्कि हर राज्य, जिले और क्षेत्र की पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज और सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय करने का काम है। इसमें ड्राफ्ट प्रपोजल बनते हैं, पब्लिक फीडबैक लिया जाता है, ऑब्जेक्शन सुने जाते हैं और फिर फाइनल ऑर्डर जारी होता है, और इस पूरी प्रोसेस में कई साल लग सकते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में महिलाओं का रिजर्वेशन 2030 के आसपास ही लागू हो पाएगा, ना कि तुरंत।